तो भाई आज मैं एक न्यू मनवा की स्टोरी को शुरू करने वाला हूँ। ये मनवा का क्रेडिट जाता है हमारे एस वॉइस एक्सप्लेनर भाई को। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है, मैंने चैनल का लिंक कमेंट में दे दिया है। चलो बिना किसी भगचोदी के स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक और न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये वाले मानवा को मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया है। बेसिकली इस मानवा के अंदर एक ओल्ड पर्सन जिसके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है, लेकिन इस हादसे में उसकी ग्रैंड डॉटर जिंदा बच जाती है, जिसके पास होती है एक स्पेशल टाइप बॉडी, ऊपर से नानू मुन्नू क्यूट सा चेहरा। तो यार देखो, वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो आप लोग ना वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कहानी शुरू होती है जिंगयान नाम के एक कंट्री से, और इसी कंट्री के अंदर एक जाना माना क्लिनिक जंगी क्लिनिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन अभी अपने सिर को पकड़ते हुए दर्द के मारे गुंगराने लगता है। इसी वक्त एक फिजिशियन ओल्ड मैन से कहने लगता है कि एल्डर लियो, आपके दिमाग के अंदर जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे करके साइज में इंक्रीज हो रहा है, और आजकल आपके सिर में होने वाला दर्द कैसा चल रहा है। तो इसके जवाब में लियो कहता है कि दिन ब दिन ये बहुत ही ज्यादा बदतर होते जा रहा है, मानो कि मेरा सिर पूरी तरीके से फट जाएगा। और ये बोलने के बाद अभी लियो चाय पीते हुए फिजिशियन से पूछने लगता है कि एकदम सही सही बताना, आखिरकार मेरे पास और कितना टाइम बाकी है। तो अभी भी पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए लियो से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए आपकी क्यूआई आपके ब्लड वेसल को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन बहुत ही जल्द आप पूरी तरीके से पागल हो जाओगे। आपके सिर में इतना ज्यादा दर्द चालू हो जाएगा कि आप पूरी तरीके से अपने माइंड को खो दोगे, और शायद धीरे धीरे करके एक दिन सही से आप चल फिर भी नहीं पाओगे। अभी फिजिशियन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद लियो उठ खड़ा हो जाता है और फिजिशियन से बोलने लगता है कि तो फिर मुझे यहाँ पे आने का और कोई जरूरत नहीं है, और तो और मेरे और ज्यादा चिकित्सा कराने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू फिजिशियन, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और जब तक मैं जिंदा हूँ आपको मेरे लियो फैमिली में आना होगा खाना खाने के लिए। और ये बोलने के साथ ही अभी एल्डर लियो यहाँ से जाने लगता है। फिजिशियन तो अभी लियो को यहाँ पे कुछ देर रोकने के लिए भी बोलता है, लेकिन लियो अभी कुछ न सुनते हुए अभी टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ से सीधा अपने घर के ओर ही जाने लगता है, और जाते जाते अपने मन में ही सोचने लगता है कि तो अभी के लिए मुझे हर एक चीजों को ठीक करना होगा। मैं मेरे पूरे लाइफ तक मेरा फैमिली, मेरा लियो फैमिली को बनाया, मेरे बच्चे को भी मैंने अच्छी तरीके से पालन पोषण किया, उसे अच्छी तरीके से ट्रेन किया, उसका शादी करवाया, मुझे तो मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी मिला। तो फिलहाल के लिए मेरे लाइफ में और कोई अफसोस नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे एक बात का बहुत ही ज्यादा घृण आती है कि मैं मेरी यंगेस्ट ग्रैंड चाइल्ड सियोल को बड़ा होते हुए नहीं देख सकता। सियोल एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि इमॉर्टल साउंड बॉडी के साथ पैदा हुई है। सियोल बहुत ही ज्यादा एक टैलेंटेड बच्ची है। सियोल जब बड़ी होगी तब वो मेरे लियो फैमिली के नाम को और भी ज्यादा ऊंचा करेगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते अभी एल्डर लियो अपने फैमिली गेट के जस्ट सामने ही आता है, लेकिन इसी वक्त वो ऐसा महसूस करता है कि गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस ऑरा बाहर की तरफ आ रहा है, और तो और गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ब्लड की खुशबू बाहर की तरफ आ रही है। और इन सभी चीजों को महसूस करने के बाद अभी एल्डर लियो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लियो फैमिली के गेट के बाहर बहुत सारे गांव वाले आपस में ही बातें करने लगता है कि आखिरकार इन लोगों के साथ ये सब कुछ किसने किया। फैमिली पैट्रियच वो भी तो घर पे नहीं है, लेकिन अभी एल्डर लियो इन सभी लोगों को सामने से हटाते हुए जैसे ही फैमिली के अंदर घुसता है, वैसे ही वो सामने की तरफ का नजारा देखने के बाद पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। और ऐसा क्यों होता है वो तो आप लोग सामने की ओर देख ही सकते हो। बेचारे फैमिली के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को कोई आके एकदम गाजर मूली की तरह काट दिए होते हैं। और अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद फैमिली हेड का मतलब एल्डर लियो का मानो दोनों आंखें बाहर की तरफ आने लगता है। एल्डर लियो अभी धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा घबराते हुए इन सभी लाशों के अंदर से अभी अंदर की तरफ आने लगता है, अपना बेटा और अपनी बहू को पुकारने लगता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की तरह ही उसका बेटा और उसकी बहू भी मारा जाती है, और तो और उसकी बहू के साथ ग्रैंड चाइल्ड भी मारा जाती है। और अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद एल्डर लियो पूरी तरीके से सटिया जाता है। वो अभी फुट फुट के रोने लगता है और अपने मन में ही अभी सोचने लगता है कौन लोगों ने इतना ज्यादा एक घिनौने काम को किया है। इवन एक बच्चे को भी नहीं बख्शा है, सभी को एकदम गाजर मूली की तरह काट के रखा है। मैं सब कुछ खो दिया। अभी तो गेट के बाहर की तरफ जितने भी गांव वाले यहाँ पे आए थे वो सभी भी इन सभी चीजों को देखने के बाद पूरी तरीके से हक्के बक्के रह जाते हैं। आपस में ही बात करते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार लियो फैमिली के साथ ये सब कुछ किसने किया, क्योंकि हम लोगों को जहाँ तक पता है लियो फैमिली का तो कोई दुश्मन भी नहीं थे। इसी समय भीड़ के अंदर से एक पर्सन अभी चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे उस तरफ देखो एल्डर लियो, कोई जाके एल्डर लियो को बचाओ। तो अभी हम लोग को एल्डर लियो को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय एक नाइफ को बाहर की तरफ निकाल के अपने गर्दन के पास लेके
लेके जाने लगता है सुसाइड कमिट करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी एल्डर लियो को ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद दौड़ के एल्डर लियो के पास ही जाने लगते हैं और दौड़ एल्डर लियो को ये सब कुछ करने के लिए मना भी करने लगते हैं और एल्डर लियो से ये बोलने लगते हैं कि एल्डर लियो प्लीज आप ये सब कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप मारा जाते हो तो आपके फैमिली के रिवेंज को कौन लेगा। गाँव वालों के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद एल्डर लियो अपने मन में ही बोलता है, रिवेंज इस एज में, इस ओल्ड एज में मेरा बॉडी मेरा तो साथ भी नहीं देता है और मेरे इस कमजोर से बॉडी से मैं कैसे रिवेंज लूं। तो इन सभी से अच्छा मैं मेरे फैमिली के साथ ज्वाइन हो जाऊं। एल्डर लियो अभी अपने आप को मारने वाला था, लेकिन इसी वक्त एल्डर लियो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनती है। तो इस आवाज को सुनने के बाद एल्डर लियो जैसे साइड में रखा हुआ एक टोकरी के ढक्कन को उठाता है, वो देखता है कि टोकरी के अंदर तो सियोल है जो कि अभी भी जिंदा होती है। और सियोल को देखने के बाद अभी एल्डर लियो फूट फूट के रोने लगती है। सियोल को अपने गोदी में उठा लेता है और अपने मन में कहता है, मेरी ग्रैंड डॉटर सियोल ये तो अभी भी जिंदा है। जिन लोगों ने मेरे फैमिली को पूरी तरीके से मिटा दिया, अगर वे सभी को पता चला कि सियोल ये तो अभी भी जिंदा है तो वे सभी दोबारा से मेरी पोती को मारने की कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ सोचने के बाद अभी एल्डर लियो सियोल को उठा के यहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद अभी एल्डर लियो दरवाजे से बाहर की तरफ आता है। अपने बैक साइड में सियोल को एक कपड़े से बांध भी लिया होता है और तो अपने हाथ में अपने हथियार को भी ले लिया होता है और बाहर की तरफ आते ही सभी से कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए और मुझे ये भी पता है कि इस काम को मुझे मेरे हाथों से करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या तुम सभी मेरे फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी के अंतिम संस्कार को कर सकते हो, क्योंकि मेरी पोती अभी भी जिंदा है। तो फिलहाल के लिए अभी मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन जाते जाते अभी जो एल्डर लियो है वो चिल्लाते हुए सभी से बोलने लगता है कि मैं एल्डर लियो आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी के सामने एक कसम खाता हूँ कि मैं मारा जाने से पहले मेरे फैमिली को मारने वाला जितना भी कल्प्रिट है उन सभी को मैं मार डालूंगा और मेरे हाथ में ये जो ड्रैगन स्पीयर है ये उन लोगों के खून में नहाएगा। और ये सब कुछ बोलते टाइम लियो मन ही मन मरी हुई फैमिली के बारे में ही सोचने लगता है और तो और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और इसी सीन के साथ हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो अभी अपने बैक साइड में पोती को लेके इस जगह को छोड़ के बहुत ही तेजी से जाने लगता है और जाते जाते अभी अपने मन में ही सोचने लगता है कि ये बहुत दिन हो गए कि मैं मेरे लास्ट लाइटनिंग आर्ट्स को यूज किया और सच में इस आर्ट को यूज करने की वजह से मेरे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट है वो सभी बहुत ही बुरी तरीके से चीख रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी के लिए सर्वाइविंग करना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए अभी एल्डर लियो यहाँ से जा ही रहा था। इसी वक्त एल्डर लियो के ऊपर कोई अपने तलवार से बहुत ही फास्ट और एक बहुत ही भयंकर जानलेवा अटैक को कर देता है, जिसे कि अभी एल्डर लियो बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है। तलवार के इस अटैक को अभी एल्डर लियो स्लाइड करके डॉज कर ही रहा था। इसी वक्त वही पर्सन अपने जूते के अंदर से एक आर्टिफिशियल नाइफ को बाहर की तरफ निकाल लेता है और उसी से अभी एल्डर लियो के छाती के ऊपर मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन इस अटैक को भी एल्डर लियो बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज कर पाता है और अपने मन में ही अभी सोचते हुए कहता है कि इस पर्सन का हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन फिर भी इसका हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और जैसा कि मुझे अभी भी बहुत दूर तक जाना है तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद ही एल्डर लियो अभी घूम के वे पर्सन के गर्दन के ऊपर अपने लाथों से अटैक करने की कोशिश करता है। और एल्डर लियो को अभी इस तरीके से बहुत ही फास्ट एक काउंटर अटैक करते हुए देखने के बाद वे पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और देखते देखते यहाँ पे बहुत जोर से खटाक करके एक आवाज होती है, लेकिन कुछ देर तक उसके ऊपर कोई अटैक लॉन्च नहीं होता है। तो वे पर्सन अभी अपने सामने की ओर देखता है तो देखता है कि एल्डर लियो वो तो अपने कमर को पकड़ के जमीन के ऊपर रेंगड़ा होता है। और एल्डर लियो अभी अपने शकल को बनाते हुए अपने मन में ही कहने लगता है कि डेफिनेटली कुछ देर पहले ये जो खटाक करके आवाज निकली है वो मेरे कमर से ही निकली है। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था मेरा बॉडी मेरे मार्शल आर्ट को और हैंडल नहीं कर पाता है। सच में ये अगर 10 साल पहले की बात होता तो ये थर्ड रेट का कमीना कब का मारा जाता। लेकिन जो भी हो सबसे पहले सियोल की सेफ्टी सबसे पहले आती है, तो मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी एल्डर लियो सीधा यहाँ से दौड़ के जाने लगता है। तो एल्डर लियो को अभी यहाँ से भागते हुए देखने के बाद वह पर्सन भी एल्डर लियो के पीछे पीछे भागने लगता है। और इतनी तेजी से भागने के कारण एल्डर लियो का बॉडी भी जवाब देने लगता है। तो इस वक्त एल्डर लियो दौड़ने के साथ साथ अभी वे पर्सन से कहने लगता है कि तुम कमीने पागल एसासियन,
तुम्हें तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। तुम एक ओल्ड मैन और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन भी पर्सन एल्डर लियो के ऊपर एक तलवार को फेंक के मारता है, जिससे कि एल्डर लियो बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज करता है। लेकिन अभी एल्डर लियो को ये तो समझ में आ जाता है कि इसके साथ इस तरीके से चूहा बिल्ली भागने का खेल खेल के कोई भी फायदा नहीं है। और ऊपर से ओल्ड एज के कारण अभी लियो का बॉडी भी जवाब देने लगता है। तो लियो के पास अभी बस एक ही ऑप्शन रहता है। तो इस वक्त एल्डर लियो पीछे की तरफ उसी पर्सन को अपने और बहुत ही तेजी से आते हुए देखने के बाद अपने मन में ही कहता है, मुझे किसी भी तरह वे पर्सन को एक ही हिट में ही मारना होगा, नहीं तो ये सब कुछ मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। तो अभी एल्डर लियो अपने स्पेयर के अंदर अपने इंटरनल एनर्जी को थोड़ा सा डाल देता है और उसके और फेंकने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद भी पर्सन अपने पोजीशन से हट जाता है। वो कूद के एल्डर लियो के ऊपर आ जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी एल्डर लियो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, पकड़ लिए। और एक कहने के साथ ही भे पर्सन के ऊपर लाइंस रोअर नाम का एक टेक्निक को यूज कर देता है। तो कुछ पालों के लिए भे पर्सन पूरी तरीके से सुन पड़ जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठा के अभी एल्डर लियो अपने हाथ में ड्रैगन स्पेयर को लेके कुछ मुद्रा करते हुए अभी उसके ऊपर इसी स्पेयर को फेंक के मारता है और स्पेयर सीधा जाके उसके पेट के अंदर घुस जाता है और स्पेयर समेत अभी वो पर्सन उड़ता हुआ पीछे की तरफ एक पेड़ में जाके अटक जाता है। बस सिर्फ एक ही अटैक को करने के बाद एल्डर लियो का हालात एक निगरा हुआ नींबू जैसा हो जाता है। लेकिन अंत भला तो सब भला। अभी एल्डर लियो भे पर्सन के पास जाके उसके चेहरे पे जोर से एक चमाटा मार देता है और कहता है, कमीना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा पीछा मत करो। एल्डर लियो के इसी चमाटे की वजह से भे पर्सन के मुंह के ऊपर जो मास्क लगा हुआ था वो भी खुल जाता है। तो इस वक्त भे पर्सन के चेहरे को देखने के बाद बोलता है कि इस पर्सन को मैंने आज तक कभी नहीं देखा और ये पर्सन कहाँ से आया है उसके बारे में भी मुझे नहीं पता और इसका हालात अभी ऐसा होके रखा है कि ये मेरे सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएगा। हाँ, इसके पास से मुझे बस इसके गर्दन पे जो टैटू लगा हुआ है, मतलब जो टैटू बना हुआ है, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं मिला। तो अभी ग्रैंडपा दोबारा से सियोल को अपने बैक साइड पे बांध के यहाँ से जाने लगता है और सियोल से कहने लगता है कि ओहो मेरे ग्रैंड डॉटर, क्या तुम सरप्राइज हो गए? तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना क्योंकि तुम्हारा ग्रैंडपा हमेशा से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी एल्डर लियो मतलब ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद सियोल अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में रात हो जाती है। अभी हमें ग्रैंडपा को कुछ खाना बनाते हुए दिखाया जाता है और अभी ग्रैंडपा खाना बनाते हुए सियोल से कहने लगता है कि ओ मेरी बच्ची, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, कुछ देर रुको, तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हारे लिए खाना पका रहा है। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही कहने लगता है कि मैं अभी जो खाना पका रहा हूँ इन सभी चीजों को पास में एक गाँव के अंदर एक घर में से चुराया। सच में किसको पता था कि ओल्ड एज में जाके मुझे ये सब कुछ काम भी करना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी ग्रैंडपा एक बाउल में बॉयल किया हुआ मिल्क को अभी सियोल के पास लेके आता है उसे पिलाने के लिए और सियोल से कहने लगता है कि जैसा कि इस मिल्क को मैंने अभी बॉयल किया है तो ये तुम्हारे लिए पूरी तरीके से सेफ है। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा अपने हाथों से ही सियोल को अभी मिल्क को पिलाने लगता है। मिल्क पीने के बाद सियोल का पेट भी भर जाता है और तो और सियोल अभी बहुत ही ज्यादा खुश भी होने लगती है। तो इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा भी अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सियोल के सिर के ऊपर अपने हाथ को सहलाते हुए कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा पेट भर चुका है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही हो। ग्रैंडपा अभी ये सब कुछ कह ही रहा था, इसी वक्त ग्रैंडपा के सिर के अंदर ट्यूमर के कारण बहुत ही ज्यादा पेन फील होने लगता है। ग्रैंडपा के हाथ से बाउल भी गिर जाता है। ग्रैंडपा अभी अपने सिर को पकड़ते हुए जोर जोर से गुंगराने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे इससे पहले इतना ज्यादा पेन फील कभी नहीं हुआ। और ये कहने के साथ ही अभी ग्रैंडपा अपने सिर को पकड़ते हुए अभी आसमान की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी तो ग्रैंडपा अपने पास्ट में फिजिशियन ने ग्रैंडपा को जो कुछ भी कहा था कि किस तरीके से आप दर्द की वजह से पूरी तरीके से पागल हो जाओगे और शायद से कभी भी चल भी नहीं पाओगे, इन सभी के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में ही अभी कहने लगता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं मेरी पोती सियोल को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। इसी वक्त ग्रैंडपा को दोबारा से याद आता है कि वो फिजिशियन ग्रैंडपा क्लिनिक से जाने से पहले ग्रैंडपा को एक पोटली दिया था और कहा था अगर आपको कभी ये लगा कि आपका दिमाग पूरी तरीके से बेकाबू हो जा रहा है तो आप उसी टाइम पे इसी पोटली के अंदर से एक पिल को खा लेना, शायद से इससे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाए।
एंड ऑब्वियसली ये जो पिल होता है ये एक जहरीला पिल होता है जो कि बेसिकली किसी के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होता है मतलब जो ब्लड वेसल होता है उसे नींबू की तरह निचोड़ के चुपसाने लगता है। मतलब ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो अभी ग्रैंडपा को इन सभी बातों को याद आने के बाद अभी अपने पास से उसी पिल को बाहर की तरफ निकालने लगता है और अपने मन में ही दोबारा से कहने लगता है कि मुझे फिलहाल के लिए अभी इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मानो मैं मेरे दिमागी हालत को पूरी तरीके से खो दूंगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही अभी ग्रैंडपा पिल को अपने हाथ में बाहर की तरफ निकाल लेता है और अपने मन में ही खाने से पहले कहता है मैं शायद से इस पिल को खाने की वजह से मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे किसी भी तरह मेरे ट्यूमर के अंदर ब्लड फ्लो को रोकना होगा। तो मुझे थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा। मुझे किसी भी तरह मेरी ग्रैंड डॉटर सियोल को प्रोटेक्ट करना ही होगा। ग्रैंडपा अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी वक्त उसे और भी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। अभी तो ग्रैंडपा सामने की ओर देखता है कि सियोल अभी उसके ओर ही देखते हुए रो रही है। तो ग्रैंडपा अभी अपने मन में दोबारा से कहता है मैं सियोल को ऐसे ही अकेले छोड़ नहीं सकता। और ये सोचते सोचते अभी ग्रैंडपा पिल को निकाल जाता है और पिल को निकालने के बाद ग्रैंडपा के बॉडी के अंदर और भी ज्यादा हलचल होने लगता है। बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल क्यूआ है वो सभी पॉइजनस हो जाते हैं। ग्रैंडपा अभी पूरी तरीके से पागल होने लगता है। दर्द के मारे अपने खुद के बालों को ही खुद ही निचोड़ने लगता है। बहुत ही जोर जोर से आसमान की ओर चीख मारने लगता है और देखते देखते